RIM, रिम पैक, इसको ऐसे लिखना, रिम पैक करके लिखो। और रिम पैक में लिखो इसके आगे एरो बना के रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, इसका जो एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है रिम ऑफ द, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। तो एक तो फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है, एक तो ये हो गया रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट बना के लिखना, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज, नेवल, नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज, ठीक। उसी का लिख दो हेल्ड इन अमेरिका, कहाँ पर आपकी हुई शायद पूछ ले, कहाँ पर, हेल्ड इन अमेरिका, अमेरिका की अलग अलग जगहों पर आपकी हुई है, तो हेल्ड इन अमेरिका। दूसरा लिखो इन 2024, इन 2024, इन 2024 इंडियन नेवी, इंडियन नेवी participated in this exercise. In 2024, Indian Navy participated in this exercise. ठीक है, participated in this exercise। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए दूसरा लिखिएगा, मसूद या मसूद, MASOUD, मसूद, देन लिखो PEZESH, कियान, KIAN, पेजर्स कियान, ठीक है, मसूद MASOUD और फिर उसके बाद PEZESHKIAN becomes the new president, इसको आगे करके लिखो, becomes the new, becomes the new president, new president of Iran, ठीक है, becomes the new president of Iran in 2024, in 2024, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट तो अक्सर जो है पीसीएस के एग्जामों में आता है, बट इसी में थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं क्या, कि जो यूपीएससी में पूछ सकता है या हो सकता है पीसीएस में भी आ जाए, कि ईरान जो है किस किस बाउंड्री के साथ जो है कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि ईरान जो है पिछले कई महीनों से डिस्प्यूट में है। आप लोगों को पता होगा क्यों, क्योंकि ईरान के जो आपके आर्मी के एक बहुत हेड ऑफिसर थे, उनका जब डेथ हुआ तो ये एलिगेशन लगा कि इसराइल ने किया है, फिर ईरान ने ड्रोन हमले किए इसराइल पे, उसके बदले में इसराइल ने भी ड्रोन हमले किए, तो ईरान थोड़ा सा न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्योग्राफी ईरान की पूछ सकते हैं, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो पहले लिख लो नॉर्थ, नॉर्थ साइड, यानी कि ईरान के नॉर्थ साइड में कौन कौन सी कंट्री है, एग्जाम में आ सकता है। लिखिएगा अजरबैजान, अजरबैजान, उसके बाद आर्मेनिया या अर्मेनिया, ठीक है, अर्मेनिया हो गया। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद आपका कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, ठीक है, यानी कि ईरान के ठीक नॉर्थ में आपका एक फीचर क्या हो गया, कैस्पियन सी भी, तो यानी कि तीन कंट्रियां हो गई नॉर्थ साइड में, और एक आपका कैस्पियन सी हो गया। फिर लिखो आपका ईस्ट, ईस्टर्न साइड में लिखो पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ये ईस्टर्न साइड में हो गए। और आप लोग को ध्यान होगा या नहीं पता तो बता दूं, जैसे हमारे और ईरान के बीच में ना एक क्या होने वाली थी, आपकी गैस पाइपलाइन जो है, उसका प्रोजेक्ट हमारा अभी है, मतलब थोड़ा बन चुका है, बन रहा है, कई जगह अटका हुआ है गैस पाइपलाइन, और हम ईरान से बहुत बड़े अमाउंट में जो है वो नेचुरल गैस जो है इस पाइपलाइन से लाने वाले हैं। अब इसमें क्या है कि इसके आने से हमारा जो बजट है या जो हमारा फॉरेन करेंसी है बहुत कुछ बचेगा। क्यों? क्योंकि ईरान जो है एक ऐसी कंट्री है, अब तक दुनिया में पहली कंट्री कह सकते हो जो हमसे ये
जो इम्पोर्ट है, यानी कि जो हम वहाँ से चीज़ें खरीद के लाएंगे, खाली नेचुरल गैस नहीं और भी चीज़ें, उसमें वो हमसे रुपए लेने को तैयार है। मतलब मैक्सिमम क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो डॉलर में कन्वर्जन करते हैं, डॉलर में ही वो सब चीज़ें होती हैं। पर ईरान तैयार है इस बात के लिए कि वो हमसे रुपए लेगा, हमारे जो करेंसी है उसके बदले में हमको ये देने को तैयार है, ठीक है। लेकिन बीच में फिर पाकिस्तान पड़ता है, हमारे हमारे और ईरान के बीच में क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान पाइपलाइन की श्योरिटी कई बार कहता है कि हम देंगे आपको, फिर कई बार स्टेप बैक कर जाता है। अब अफगानिस्तान के साथ अगर हमारी बाउंड्री जो एक्चुअल में टच नहीं होती है, ऑन पेपर से टच होती है, क्योंकि पीओके हमारे पास है नहीं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर पीओके हमारे पास आ जाए तो हमारी बाउंड्री किसके साथ टच होनी शुरू हो जाए, अफगानिस्तान के साथ। और जैसे ये वाला है ना, अफगानिस्तान के साथ टच हो जाए, और अफगानिस्तान के साथ टच होने के बाद सीधा अफगानिस्तान से कहाँ पाइपलाइन चली जाए, ईरान के लिए, ठीक है। तो वो बड़ा लंबा चीज़ है, पता नहीं कब तक कर पाते हैं हम पीओके को अपने पास दोबारा। तो एक तो ईस्ट में आपके ये ध्यान रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उसके बाद साउथ का लिखो, साउथ जो है इसमें लिखिएगा पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका है इधर गल्फ ऑफ ओमान। और उसके बाद वेस्ट साइड में जो ईरान की बाउंड्री है शेयरिंग करने की, वो है लिखिए टर्की एंड इराक। टर्की, टर्की एंड इराक, ठीक है। टर्की हो गया और आपका इराक हो गया, ठीक। तो ये सब इसके वेस्टर्न साइड में। तो अक्सर मतलब 70-80% चांसेस है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पीसीएस लेवल में आते हैं, और यूपीएससी में तो आते ही आते हैं, ठीक है। कि नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला लिखो, देखिए जॉन, JON, जॉन लिंडा। कई बुक्स में मैं लिंडा नाम देख रहा हूँ, लिंडा, जॉन लिंडा। और या ऑब्लिक करके लिखो, या तो स्पेलिंग की उनके यहाँ गड़बड़ी हो रही है। लेंड्यू, LANDU, दोनों सरनेम लिख लो, क्योंकि मुझे कई बुक्स में लिंडा नाम दिखाई दिया तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ये दोनों सरनेम लिख लो। वॉज द प्रोड्यूसर, वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ टाइटैनिक, प्रोड्यूसर ऑफ टाइटैनिक, प्रोड्यूसर ऑफ टाइटैनिक एंड एंड जो आपने मूवी देखी होगी अवतार या एविटार जो था, ठीक है, दो मूवी का प्रोड्यूसर था। डाइड इन 2024, डाइड इन 2024, ठीक है। तो एग्जाम में शायद पूछ ले कि भाई जो ये जॉन था ये किसका, किस चीज़ का फेमस था, या क्या इसकी प्रोफेशन था। तो एस जो है कि किससे जुड़ा हुआ था, बॉलीवुड सॉरी हॉलीवुड से जुड़ा हुआ था, और वहीं पे टाइटैनिक और एफ्टर का क्या था, प्रोड्यूसर था, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा अगला लिखिएगा, अ, ये पूछ सकते हैं, ये लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर की, KEIR, स्टारमर बिकम्स द न्यू, न्यूज में क्यों रहे लिखो, बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर, becomes the new prime minister of Britain, becomes the new prime minister of Britain in July 2024। यानी कि जो हमारे इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर थे वो अब हट चुके हैं। becomes the new prime minister of Britain, कीर स्टारमर, in July 2024, ठीक है, in July 2024। फिर अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखो, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड रशिया jointly developed, jointly jointly develop and manufacture, jointly developed and manufacture AK AK-203 राइफल, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने AK-47 बहुत बार सुना होगा। तो इंडिया एंड रशिया jointly developed and manufacture AK-203 राइफल, AK-203 राइफल इन अमेठी आर्म्स या अमेठी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन अमेठी जो यूपी में आपका है, इन अमेठी
ऑर्डिनेंस, ठीक है, अमेठी ऑर्डिनेंस, या लिख सकते हो ब्रैकेट में आर्म्स फैक्ट्री। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है ऐसे पूछेगा कि AK-203 जो है इंडिया ने किस कंट्री के साथ डेवलप की है और मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, और यह पूछेगा कि भारत में किस जगह जो है ये AK-203 राइफल जो है वो बनाई जा रही हैं। तो फिर आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं कि भाई आपके कहाँ पर हो गया, क्या कहते हैं, ये अमेठी में आपका हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला लिखो। देखिए सत्या नारायण गोयल, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सत्या नारायण, NARAYAN, सत्या नारायण गोयल, सत्या नारायण गोयल becomes the new MD, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, becomes the new MD, becomes the new MD of Indian Energy Exchange Board, Indian Energy, Indian Energy, Indian Energy Exchange, Indian Energy Exchange Board। ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड, इसको शॉर्ट में IEE बोलते हैं कई बुक्स में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड। ठीक, यहीं पे नीचे एक स्टार बना के लिखो। IEE, IEE is a power training, is a power trading exchange regulated या regulator, ऐसे सिंपल इतना लिख लो। IEE is a power trading exchange, is a power, is a power trading, is a power trading, is a power trading exchange, power trading exchange regulated by Central Electricity Commission। ठीक है, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? regulated by central, regulated by Central Electricity, ठीक है, regulated by Central Electricity Commission। बता रहा हूँ क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा अंदाजा आप लोगों को हो जाएगा। सेंट्रल रेगुलेटरी या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन। ठीक है, IE इज अ पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज, पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, इसको ड्राइंग कर देना, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन। ठीक, अब यहीं पे एक और चीज लिखो। IEE started, IEE started in 2008, in 2008। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से या तो ये पूछ लेंगे कि सत्यानारायण गोयल क्या बने हैं, किस चीज़ की मंडी है, या IEE जो है इंडियन एक्सचेंज जो आपका एनर्जी है, या इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है ये कब बना था? 2008 में। ठीक, ये एक तरीके का आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे हमारे ना पावर सेक्टर में क्या होती हैं आपकी ग्रिड्स होती हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ ग्रिड है, साउथ ग्रिड है, ईस्ट ग्रिड है, वेस्ट ग्रिड है। कई बार क्या होता है कि ये ग्रिड्स में आपस में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बॉन्ड्स के तौर पे भी एक्सचेंज करते हैं, कि कहीं पे कंजम्पशन कम हो रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन आपका ज़्यादा हो रहा है, तो उस चीज़ को इक्वल या बैलेंस करने के लिए फिर इसमें थोड़ा बॉन्डिंग भी एक्सचेंज होती है आपस में, जो मनी का ट्रांजेक्शन आपका होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट लिखिएगा। नागालैंड, नागालैंड received, Nagaland received agriculture, Nagaland received agriculture leadership award, agriculture leadership, ठीक है, agriculture leadership award, agriculture leadership award in the field of, या in the sub category of, ऐसे लिख लो, in the sub category of horticulture, in the sub category of horticulture। ये 2024 में दिया गया इसको, इन सब कैटेगरी ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सब कैटेगरी ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ओवरऑल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नागालैंड का पिछले 1 साल 2 साल के अंदर रहा है, स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर में बहुत इनिशिएटिव शुरू किए हैं। ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है,
कि एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो है किसको मिला, नागालैंड को, अंडर द सब कैटेगरी ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लिख लो जो कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, लिखिए महाराष्ट्र स्टेट हैज बिन अवॉर्डेड, महाराष्ट्र स्टेट या ऐसे लिख दो, महाराष्ट्र हैज बिन अवॉर्डेड, हैज बिन अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024, द बेस्ट, द बेस्ट एग्रीकल्चर, द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली देखना कि अंडर दी सब कैटेगरी पूछ रहा है हॉर्टिकल्चर की या एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें नागालैंड टिक कर गए, और ओवरऑल में अगर बेस्ट आपका एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड पूछ रहा है तो महाराष्ट्र टिक कर गए। पिछले 1-1.5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पंजाब और हरियाणा से भी आगे गए हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, IIT BHU, IIT BHU आप लोग को पता होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहाँ एक और चीज़ आप लोग को याद होनी चाहिए क्या, कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसको आपके किसने, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों ने मिलके बनाया था। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा या ब्रिटिश पीरियड, इसको लिख लो कहीं वहीं पे स्टार बना के, दिस यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश बाय मदन मोहन मालवीय एंड एनी बेसेंट। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं, ये दो नाम याद रखना, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। अच्छा, इसमें लिखिएगा IIT BHU एंड जोधपुर। ठीक है, एंड जोधपुर यानी कि IIT जोधपुर लिखना है तो पूरा लिख दो IIT जोधपुर, लेकिन एक बार लिख चुके तो सफिशिएंट है। तो लिखिएगा IIT BHU एंड जोधपुर, एंड जोधपुर become the first IIT in India, become the first, become the first IIT, become the first IIT in India, become the first IIT in India, started BTech course, started BTech course in Hindi, BTech course in हिंदी। ठीक है, हिंदी में स्टार्ट किया इन्होंने इस साल से, टू इन लिख दो फ्रॉम द न्यू एकेडमिक सेशन 2024, या लिख दो फ्रॉम 2024, फ्रॉम 2024। ठीक है, तो देखो ये पेयरिंग में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, यहाँ एक ध्यान रखना, बीटेक अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहला कौन सा IIT था जिसने बीटेक को हिंदी में शुरुआत की, तब तो आपने जोधपुर टिक करना है, ये फर्स्ट IIT था जिसने इनिशिएटिव किया। ठीक है, फर्स्ट IIT टू स्टार्ट बीटेक इन हिंदी। और उसके बाद फिर BHU ने उसको फॉलो करते हुए 5-6 महीने में अपना डिक्लेरेशन कर दी कि भाई 24 का हमारा भी क्या रहेगा, अगर जो बच्चा किसमें हिंदी में बीटेक करना चाहता है तो कर सकता है। सारी किताबें हो गई, नोट्स हो गए, प्रोफेसर्स के लेक्चर्स हो गए, वो सब उनको क्या मिलेंगे, हिंदी में आपके मिलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है आप लोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिएगा आलिया नीलम, आलिया नीलम, आलिया नीलम, आलिया नीलम बिकम द फर्स्ट वुमेन जज इन पाकिस्तान। शायद आ जाए भाई हमारा, फर्स्ट वुमेन जज, फर्स्ट वुमेन जज इन पाकिस्तान। और यहीं से एक चीज मुझे याद आ रही है जो PCS में आपके आ सकता है, कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज या फर्स्ट वुमेन जज कौन थी, तो जितना मुझे याद आ रहा है फातिमा बीवी थी। एक बार चेक कर लेना, कहीं लिख भी लो। फर्स्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो फातिमा बीवी थी। ठीक है, जैसे अभी आपकी याद हो कि इस साल या पिछले साल जो आपकी इंदु मल्होत्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज, एज अ जज के तौर पे भेजी गई हैं, बहुत बड़ी बात है। और शायद अभी तो नहीं, शायद 2027 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट में करिकुलम बन रहा है कि दोबारा से एक फीमेल जो है वो सीनियोरिटी में ऊपर आ रही हैं, और शायद 26 या 27 में फिर से मौका आएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कोई फिर से क्या बनेंगी, फीमेल बनेंगी। अभी मैं उसको चेक कर लूंगा क्या है, लेकिन ये थोड़ा याद रखना, फातिमा बीवी एक बार चेक कर लेना, लेकिन है फातिमा बीवी फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, आलिया नीलम क्या फर्स्ट वुमेन जज इन पाकिस्तान आ सकता है भाई। अच्छा, फिर लिखिए, अगला लिखो 11 जुलाई, 11 जुलाई उसके आगे एरो बना के लिखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे
ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये तो एक चीज यहाँ तक होती है। कई बार ये लोग थीम बहुत पूछते हैं, ठीक है, ऐसे तो इतने सारे डे हैं कि आप याद करते करते बड़ा परेशान हो जाओगे। तो थीम में लिखो थीम ऑफ 2024। थीम ऑफ 2024 क्या रही इस बार की 11 जुलाई की, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन बनाया। क्योंकि देखो ध्यान रखो, हर जब भी हम कोई डे मनाते हैं तो हमेशा उसकी कोई थीम रखते हैं, और एग्जाम में क्या करते हैं, डे पूछ लेते हैं या उस साल की उसकी थीम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका थीम लिखो, जो 11 जुलाई को हमने पॉपुलेशन डे मनाया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। लीव नो वन, ठीक है, नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ठीक, काउंट, काउंट एवरीवन, काउंट एवरीवन, काउंट एवरीवन, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, फ्रॉम 2023, फ्रॉम 2023, 25th June, 25th June declared as, declared as, declared as संविधान हत्या दिवस। इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे, पर कई जगह, मैक्सिमम जगह में मैंने देखा हिंदी में लिखा हुआ है संविधान, संविधान, संविधान हत्या दिवस, हत्या दिवस, डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 25th June डिक्लेयर्ड एज संविधान हत्या दिवस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये डिक्लेयर करने की वजह क्या है, तो इसके पीछे हिस्टोरिकल एक क्या छुपा हुआ है, फैक्ट छुपा हुआ है। उसकी वजह से अभी की सरकार ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया, संविधान हत्या दिवस डिक्लेयर कर दिया। तो लिख लो, ऑन 25th June, on 25th June 1975, 25th June 1975, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आर्टिकल 352 में आता है डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ। अब वो बात अलग है कि वो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो हटा दिया गया है अब, पर इसको पूरा लिखो। 25th June 1975 इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of internal disturbance, on the basis of internal, internal disturbance, ठीक है, internal disturbance, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। और ये जो आपका नेशनल इमरजेंसी लगा रहा, पूरा का पूरा आपके 2 साल तक लगा रहा, 1977 तक। और कहते हैं इन 2 सालों में बहुत ज्यादा जो है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए बाय दी कांग्रेस पार्टी और बाय दी इंदिरा गांधी, ठीक है। अपोजिशन तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, जैसे आज, आज से पहले यानी कि 2024 से पहले था ना कि भाई मोदी सरकार ने या मोदी गवर्नमेंट ने या बीजेपी ने अपोजिशन को पूरा खत्म कर दिया है। उस समय भी 2 साल ये एलिगेशन लगा कि एक भी अपोजिशन का लीडर बाहर नहीं था, सब जेल के अंदर थे, पॉलिटिकल पार्टीज पूरी टूट चुकी थी, लेकिन तब भी बचा भाई अपोजिशन। तो एक चीज ये होगी। अब यहाँ जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, इसी के बाद क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया बाय दी आर्म्स रिबेलियन, ठीक है, बाय दी आर्म्स रिबेलियन। ये वर्ड अब आ गया नया कि भाई इस आधार पर ही आप क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। वैसे भी नेशनल इमरजेंसी लगाने के 2 ही कॉज होते हैं, हमने पढ़ा था, एक तो होता है वॉर और दूसरा ये हो गया आर्म्स रिबेलियन। 1975 में जो कॉज थे वो भी उस समय पहला वॉर था और दूसरा था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। और इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना वर्ड उस समय डिस्प्यूट था अपने आप में कि इसका कोई डिकोड ही नहीं कर पाता था, भाई जिसका जब मन किया वो कर दिया। और अगर आप लोगों को कहानी नहीं पता तो क्या कहानी थी कि 1975 में इंदिरा गांधी ने रातों रात इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे, यानी कि आंतरिक अशांति के नाम पे क्यों लगा दिया था पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, क्योंकि वो अपना जो इलेक्शन था, इलाहाबाद का जो उनका लोकसभा का इलेक्शन था,
उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी ने अपना इलेक्शन लड़ते समय बहुत ही ज़्यादा क्या किए हैं, मैनिपुलेशन के काम किए हैं। और इससे पहले कि कोर्ट का जजमेंट शाम को रिलीज होता और उनको अपनी लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ती, उन्हें ने कुछ ही घंटों के अंदर अंदर क्या लगा दिया, आपके देश में या हमारे देश में क्या लगा दिया, नेशनल इमरजेंसी लगा दी। यहाँ इसके बाद एक और भी चेंज किया गया था। एक तो ये वर्ड किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस से वर्ड हटा के क्या कर दिया गया, आर्म्स रिबेलियन कर दिया गया। उसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि अब जब भी राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 लगाने को कहा जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर, खाली प्राइम मिनिस्टर के कहने से नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिटर्न फॉर्म में जब प्रेसिडेंट को लिख कर देंगे, यानी कि सिर्फ पीएम की नहीं चलेगी, आज के टाइम की बात करूं, कैबिनेट मिनिस्टर भी उस चिट्ठी पे साइन करेंगे, तब जाके जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो क्या लगाएंगे, नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे। ठीक है, तो हर इंसिडेंट से या हर घटना से हम हमारा जो क्या है, कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पिछले इतने 78 ईयर्स में लगातार क्या होता गया है, आपका कुछ ना कुछ सीखता गया है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए भाई, अब हम लोग आ जाते हैं अपने